Yes, good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So today's topic is external sector. So we'll cover approximately two and three themes, जिसमें आपका FDI और foreign reserve exchange reserve और FTI, FTP and then third one is crude oil पे क्वेश्चन है. तो ये four क्वेश्चन हम लोग करेंगे. Now we'll start with first question. FDI, apart from a driver of being a driver of economic growth, can also be seen as a non-debt creating financial resource. In this context, what is the relevance of FDI in the economic growth of India? What are the issues associated with FDI as a source of growth? इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन बट हम लोग इसको 15 में डील करेंगे इस क्वेश्चन को 15 मार्क्स में. ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं. 6:21 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. लगभग आई गिव 12 मिनट, 12 to 13 मिनट्स आई गिव. 6:33 पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका.
किस किस का हो गया भाई? सर मैंने लिखा हाँ अंजलि बताइए। FDI refers to investment made by an individual, company, or government of one country into businesses or productive asset located in another country with an intention of having lasting interest or control. सब पहले डेफिनेशन लिखी है सर, फिर मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिसोर्स क्यों है वो, बिकॉज इट एसेलरेट ग्रोथ करते हैं एक्सटर्नल विदाउट इंक्रीजिंग एक्सटर्नल डेप्ट वर्नेबिलिटीज। सेकंड सर सप्लीमेंट करता है डोमेस्टिक सेविंग को एंड ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज। फिर उसके बाद सर मैंने रेलेवेंस लिखा है FDIs का फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। सर मेरे थोड़ा ना डाटा मिसिंग है, अभी मुझे डाटा याद नहीं था बट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। कैपिटल फॉर्मुलेशन एंड ग्रोथ करता है। इसका मेरे को याद है सर, इंडिया रिसीव USD 71 बिलियन FDI 2022-3 में कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स। सेकंड सर मैंने लिखा है बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन। थर्ड सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज लाइक एप्पल या सैमसंग, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंक्रीज हुआ है और इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। सर यहाँ पे डाटा डाल सकती थी। फोर्थ इंक्रीज वो एक्सपोर्ट वाला ही लिखा है, इससे एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी इंडिया की। देन सर मैंने लिखा है इसमें, मैंने सर PLI वाला बताया कि कैसे PLI के बाद इंडिया की एक्सपोर्ट वो बढ़ा है। और रिजल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे FDI अगर रिन्यूएबल एनर्जी में या ट्रांसपोर्ट में आई है तो इससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी है इंडिया की। फिर मैंने सर थर्ड पार्ट को एड्रेस किया है, मतलब इश्यूज एसोसिएटेड विथ FDI। पहला लिखा है रेगुलेटरी और लेबर लॉस बॉटलनेक होती है, कॉम्प्लेक्स क्लियरेंसेस होते हैं जिससे को जो कि इंडिया की अट्रैक्टिवनेस को कम करता है और चाइना वन पॉलिसी फेलियर हो जाती है, China+1। सेकेंड मैंने सर सेक्टोरियल कंसंट्रेशन डाला है कि मोस्टली FDI जो है वो सर्विस सेक्टर्स में आती हैं और वो के लिमिटेड जॉब इंटेंसिव सेक्टर हैं। तो थर्ड सर मैंने ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स में रिजल्ट कर देती हैं बिकॉज दे प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करती हैं ओवर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। नेशनल सिक्योरिटी के भी कंसर्न्स हैं, अगला पॉइंट सर मैंने लिखा है, और इस नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स की वजह से, हाँ सर, अगला सर मैंने लिखा है कि होस्ट कंट्री इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाती है इन पे और वनरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। अगला सर ये ब्राउनफील्ड डोमिनेंस ज्यादा रखती हैं ओवर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, कोई न्यू प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बन पाती है। और सर कई बार लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस एनर्जी पे हो जाता है अगर FDI की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है। एंड एक और सर इकोनॉमिक इसका वो रहता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि लार्ज इनफ्लो या आउटफ्लो की वजह से सडन करेंसी इन्फ्लेशन हो सकता है। सर उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा है कि FDI स्टिल दे रिमेन अ वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इंडिया विजन, अगर कंप्लीट करना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो FDI अट्रैक्ट करना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट? सर हाँ सुजीत। सर पहले इसको स्टार्ट किए सर डेटा से। एज पर इकोनॉमिक सर्वे FDI इनफ्लोज इन इंडिया इज 84 बिलियन। सर क्वेश्चन को टू पार्ट में ब्रेक किया है सर। एक जो इम्प्लिसिट डिमांड है कि FDI एज ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉन डेट क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट सर इसमें पॉइंट्स मेरा नहीं जनरेट हो पा रहा था सर। तो फिर सेकंड जो एक्सप्लिसिट डिमांड था सर, रेलेवेंस ऑफ FDI इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, FDI कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, मेटा इन्वेस्टिंग इन जियो या आरामको इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल दे सकते हैं FDI heavily invested in a startup creating 1.6 million job। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन, एग्जाम्पल Foxconn establishing plant in Tamil Nadu। फोर्थ पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्जाम्पल जापान इन्वेस्टिंग इन DMRC मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट to encourage competition and efficiency with entry of global firms, example automobile sector of India।
फिर इश्यूज पे सर, इश्यूज एसोसिएटेड विद एफडीआई, फर्स्ट रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, complex regulations with respect to tax laws, transfer pricing, एग्जाम्पल दे सकते हैं वोडाफोन केस। सेकंड पॉइंट, हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट, 14% ऑफ जीडीपी वर्सेस 8% ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन यूएसए और चाइना दे सकते हैं सर। फिर रीजनल इम्बैलेंसेस, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु शेयर 80% ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। environmental and sustainability concern, एग्जाम्पल माइनिंग इन छत्तीसगढ़ या नियामगिरी हिल माइनिंग दे सकते एग्जाम्पल से। फिर फिफ्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल गैप, ओनली 4.7% ऑफ इंडियन आर फॉर्मली ट्रेंड कंपेयर टू 90% इन साउथ कोरिया। फिर सिक्स पॉइंट है, abrupt disruption due to net outflows of FDI। 7th point, vulnerability in strategic sectors। फिर सर वे फॉरवर्ड इसका लिखा है कि improving ease of doing business through policy and regulatory reform, address structural challenges to serve as a China plus one policy, decreasing logistic cost to 6 to 7%। बस सर। ठीक है, तो एक बात देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन का कोर डिमांड था वो लाइक एफडीआई एज अ पार्ट ऑफ FDI, apart from being a driver of economic growth, can also be seen as a non-depth creating financial resource. In this context, ये context दिया था, what is the relevance of FDI in the economic growth in India? What are the issues related with FDI as a source of growth? तो first I'll start with FDI का कि it's a non-depth creating source of capital, particularly important for the developing economics that need investment without increasing external liabilities. जैसे इंडिया का एमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2035 का। एफडीआई सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जीवीसी। इसको हम लोग जो ये वाला पार्ट मैंने लिखा है इंडिया वाला, ये वाला, इसको आप कंक्लूजन में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में दिखा दिया, लेकिन आप कंक्लूजन में इसको यूज करेंगे तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहेगी तो कंक्लूजन में हम लोग यूज कर लेंगे इसको। Then for the relevance FDI of the for the economic growth of India, so there is a non-depth capital source supporting macroeconomic stability, जिसमें हम लोग external commercial borrowings as sovereign loans, FDI does not create repayment pressure। इसमें India received 70.9 billion of FDI inflow in 2022-23 DPIIT, इसको मेंशन किया है। इन 2024 में ग्लोबल शटडाउन, इंडिया रिमेन इन द टॉप 5 एफडीआई रिसिपिएंट इकोनॉमिक्स। अभी सोर्स जरूर मेंशन करना है आपको, जैसे DPIIT, UNCTAD है ना, इनका सोर्स जरूर मेंशन करना है। Then it helps stabilize the current account deficit (CAD) and maintain forex reserves 650 plus billion 2024. So this is for the microeconomic stability. Then domestic savings investment gap के लिए domestic saving rate 30% of GDP, insufficient to finance massive infrastructure and manufacturing needs. FDI helps fill this gap. इसमें FDI का रेट पड़ेगा। Brookfield and GIC invested heavily in renewable energy, roads and real estate infrastructure। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, foreign investment supports India's 1.5 trillion national infrastructure pipeline NIP में इन्वेस्टमेंट क्या है सपोर्ट करने के लिए उसको, ठीक है। तो इसमें ये डोमेस्टिक सेविंग्स के लिए, डोमेस्टिक सेविंग के लिए आप एक NIP और दूसरा आप यहाँ पर तो ये ब्रूकफील्ड एंड GIC का मेंशन कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में, रोड्स में, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया लोगों ने। देन फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन। अभी उसमें इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एक्सपर्टीज एंड R&D कैपेबिलिटीज ये लोग मेंशन करते हैं इसमें। एप्पल सप्लायर्स Foxconn, Pegatron and Wistron expanded large manufacturing bases on the Tamil Nadu and Karnataka, leading a high-end electronics production। इसमें एग्जांपल ज्यादा जाएंगे इस क्वेश्चन में ना। फिर सैमसंग नोएडा प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री, सिमिलरली बोस्टेड इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ये पार्ट एक अच्छा है। फिर इसके बाद इसको ही दिस एक्सलेट्स प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिया मूविंग अ ग्लोबल वैल्यू चेन, ये पार्ट एक मेंशन कर सकते हो। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल अपग्रेडेशन की बात आएगी इसमें, हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सो दे क्रिएट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स
जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी हो गया, Hyundai हो गया, किया हो गया, एम्प्लॉयज 3.7 बिलियन वर्कर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. Then Amazon and Walmart, Flipkart, FDI investments created on 25 lakh indirect jobs in logistics, warehousing and MSME supply chains. फिर IT BPM का और heavily FDI linked 5.4 million professionals. एम्प्लॉयमेंट का काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, ये पॉइंट एक मेंशन करेंगे. बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स इंटीग्रेशन. इसमें एफडीआई catalyzes export growth by enhancing production capabilities. Mobile exports grows 115 billion in 2024, 100% jump in 2 years. PLI स्कीम्स के लिए भी इसके अंडर में. फिर फार्मा एफडीआई स्ट्रेंथन इंडिया एबिलिटी टू सप्लाई 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन्स. एक ये भी अच्छा एग्जांपल है. Strengthen infrastructure services digital capacity. जिसमें telecom, ports, logistics, renewable energy and fintech enhances economic efficiency. So इसमें Jio platforms attracted 1.52 lakh crore FDI from the Facebook, Google and KKR digital infrastructure. Then there are some issues associated with FDI as a source of growth. अगर इसको हम लोग देखें जो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया था, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, स्टेडी. STEEDI. तो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ एस से. स्टेडी मीन्स एस फॉर सेविंग, लाइक इन्वेस्टमेंट गैप ब्रिज. ठीक है. अभी जैसे एफडीआई ने क्या किया, एनआईपी इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा ये सपोर्ट करता है, वो इसमें हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं सेविंग के लिए. ठीक है. टी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. बेसिकली इसमें हम लोग एप्पल, सैमसंग और इनकी बात कर रहे हैं, जिसमें इनोवेशन एक्सपर्टीज के लिए हम लोग बात करेंगे. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स. एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स जिसमें ऑटो सेक्टर, एग्जाम्पल में आईटी, जैसे आईटी बीपीएम हमने देखा था. लॉजिस्टिक मिलियन ऑफ जॉब्स लिख देंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी जॉब दे रखी है ना, मिलियन ऑफ जॉब्स. देन नेक्स्ट ई मींस एक्सपोर्ट बूस्ट. एक्सपोर्ट बूस्ट जिसमें मोबाइल फोन्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, फार्मा वैक्सीन. एग्जाम्पल में मोबाइल एक्सपोर्ट्स और फार्मा वैक्सीन. देन आएगा डी, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जिसमें हमारा एफडीआई इन टेलीकॉम, पोर्ट्स आ जाएंगे इसी में, फिनटेक एंड जियो प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. क्या रह गया? एक लास्ट का आई रह गया. फिर इंप्रूविंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इसमें कैट, फॉरेक्स रिजर्व्स, नॉन कैपिटल, बेसिकली इसमें आएगा नॉन डेब्ट कैपिटल. ठीक है. इसको याद करने का एक ही छोटा सा तरीका है, स्टडी वर्ड याद करेंगे, जिसमें कभी भी एफडीआई आता है तो आप इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे ग्रोथ कर रहा है, हम लोग कैसे कर रहा है, उस पॉइंट में आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो, स्टडी को. ठीक है. Then issues associated with the FDI as a source of growth, uneven sectoral and regional distribution, जिसमें 80% of FDI flows of just 4 to 5 states, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat. ठीक है. Agriculture is labor intensive sector, textile, leather and eastern northeastern section receive minimal FDI. ठीक है. अब देखो जैसे ये वाला पार्ट है, अब इसी को मेरे को दिखाना है कुछ डायग्रामेटिक वे में, क्योंकि एक में ज्यादा है, एक में कम, नॉर्थ ईस्ट साइड में ज्यादा कम है, और यहाँ पर 80% जैसे एफडीआई फ्लोज हो रहा है. तो मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ यहाँ पर, एक बना दो भाई ऐसा ट्रायंगल. यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इसके ऊपर, ऐसा छोटा सा एक बना दो इसके ऊपर. ठीक है. और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दो.
ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर बिहार और नॉर्थ ईस्ट, जिसमें हमारा क्या होगा, लेस देन 1% है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर मैं क्या करूंगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात, जिसमें महाराष्ट्र में 30% है मेरे पास में, कर्नाटका मेरे पास में 26% है, और 20% है मेरे पास गुजरात में। ठीक है, ये क्या है, स्टेट वाइज एफडीआई, स्टेट वाइज एफडीआई शेयर। तो ये हम लोग एक बना सकते हैं, स्टेट वाइज एफडीआई शेयर है। इस टाइप का कुछ डायग्राम भी आप बीच बीच में बना सकते हो, थोड़ा सा यूनिक आंसर को दिखाने के लिए। देन इसके बाद में प्रॉफिट repatriation outflows, जैसे एफडीआई इज नॉन द प्रॉफिट repatriation is substantial, इसमें 60 billion in 2023, reducing net FDI benefits, limited technology spillovers. MNC often bring only intermediate level technology to protect intellectual property, जैसे हाई एंड सेमीकंडक्टर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स रिमेन लिमिटेड, ये अच्छे एग्जांपल है। रिस्क ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एमएसएमई, जिसमें लार्ज फॉरेन फर्म्स में आउट compete डोमेस्टिक प्लेयर्स, जिसमें अमेजन एंड वॉलमार्ट डोमिनेटिंग ई कॉमर्स स्पेस, या फिर टेलीकॉम एफडीआई कंसोलिडेटेड मार्केट फोर्सिंग सर्विस डोमेस्टिक ऑपरेटर्स, पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। एक पॉइंट जिसमें टाइटनिंग ऑफ एफडीआई रूल्स ऑफ बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज स्लोड इन्वेस्टमेंट सर्टेन नेशन इकोनॉमीज। देन एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट्स, जिसमें माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी ऑफन फेस लोकल ऑपोजिशन, protest against foreign mining investments in Odisha, Goa highlight socio-economic environmental concerns. Then the conclusion, FDI has been central to India's growth by providing capital, technology, jobs, global market integration, addressing issues of uneven distribution, regulatory uncertainty, weak domestic linkages, and environmental risk is essential. तो इसमें एक लास्ट लाइन ये वाली अच्छी है, FDI to become a global manufacturing hub, GVC leader and the innovation driver economy in the coming decade. तो एक ही आंसर था, एक टॉपर का भी आंसर इसमें इंक्लूड कर दिया था। उसने स्टार्ट किया था, रिसेंटली इंडिया रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर एफडीआई फ्लो ऑफ वर्थ 83 बिलियन इन फाइनेंशियल 2022, क्रिटिकल रोल टू प्लेज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। फिर उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक नॉन डेब्ट क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिसोर्स, जो लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, ब्रिंग्स टू टेक्नोलॉजी अलोंगसाइड कैपिटल। उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ मैनेज एसेट्स, एंड यहाँ पर नॉट मनी लाइक एफडीआई, नॉट हॉट मनी लाइक एफडीआई, एक ही अच्छा पॉइंट है नॉन डेब्ट क्रिएटिंग में, जिसको आप यूज कर सकते हो। देन रिलेवेंस ऑफ एफडीआई इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने सप्लीमेंट्स गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिया है यहाँ पर, प्राइवेट कैपिटल वर्चुअस साइकिल ऑफ द ग्रोथ। तो एक एफडीआई बनाया इन्होंने, फिर एक्सेस टू कैपिटल, क्रिएशन ऑफ द जॉब्स, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, देन इंक्रीज प्रोडक्शन, हायर जीडीपी। तो एक इस टाइप का भी आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, FDI, access to capital, then creation of jobs, increased employment, increased production, higher GDP and FDI। कोई किसी बच्चे ने ऐसा यूज किया अभी तक, कोई आउटफ्लो ऐसा कुछ बनाने का, इसका साइकिल बनाने का यूज किया किसी ने? वो सर अभी नहीं किया। हम्म, तो ये बनाने हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, न्यूअर एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज एंड ऑपरेशन प्रैक्टिसेस adopted, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर मेंशन किया, एक्सपोर्ट ग्रोथ का, ये सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है वो, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। Then issues related with FDI, क्या-क्या issues हैं? Strategically important industries not suitable for hindrance of domestic investment, FDI policy uncertainty, global issues आ गया, poor performance है कुछ, then they have given the way forward इसमें। और उसके बाद में लास्ट में USD 100 billion worth FDI is crucial for raising 5 trillion economy in India, ये बना दिया इसने। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखें, एक अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें हम यहाँ पर, उसमें क्या बनेगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ओनरशिप, ओनरशिप कंट्रोल। ओनरशिप कंट्रोल, और ये क्या होगा, मार्केट वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी।
मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। जो एक कॉमन पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसने प्लस किया डब्ल्यू टाइप बना देंगे कुछ इसमें। ये है कैपिटल मोबिलिटी, इन्वेस्टर ट्रस्ट, एंड जो ये बीच का निकल के है ये क्रेडिबल कैपिटल, क्रेडिबल कैपिटल, ठीक है। इससे क्या बना? फॉरेन फाइनेंशियल फर्टिलिटी, मतलब 3F, फॉरेन फाइनेंशियल फर्टिलिटी, ठीक है। एक ये डायग्राम इसमें हम लोग बना सकते थे। इसके अंदर हम लोग दो केस स्टडीज भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर केस स्टडीज का जिक्र करें तो एक तो हमारा है ब्राजील रियल्स करके, ब्राजील रियल। वो लोग में क्या होता है? टाइम सेटलमेंट फॉर एफपीआईस, टाइम सेटलमेंट होता है इसमें फॉर एफपीआईस, कंट्रोल स्पेशलाइजेशन होता है वोलेटाइल फ्लोज, वोलेटाइल फ्लोज के लिए टाइम सेटलमेंट होता है, ठीक है। और इसमें एक डायग्राम आप ये भी बना सकते हो, जैसे आप कुछ भी आप जिक्र करते हो पैसे के लिए, तो एक बना है ऐसे। इसमें फाइनेंशियल 14, फाइनेंशियल 24 का हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमारा जो है फ्लो वो है 36 बिलियन, ठीक है। ऐसा सॉरी, रुपये में नहीं आता, डॉलर में आएगा यहाँ पर 36 बिलियन। और इसका अभी फोर में कितना हो गया भाई? ये हो गया है 81 बिलियन डॉलर करके, ठीक है। 81 बिलियन, तो ये भी एक बना सकते हो जिसमें ये क्या है? टोटल एफडीआई फ्लोज, इसको बोल देंगे टोटल एफडीआई फ्लोज, ठीक है। ये सब इसके अंदर हम लोग कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में इसमें? सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी is not solely dependent on the quantity of foreign exchange reserves but also on the strategy and sources on which they build. Discuss in the Indian context. 150 words में 10 marks का क्वेश्चन है। So we'll start with 657 को स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 7-6 पे इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लिखिए भैया।
हो गया भाई। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ सर। सर सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट एज अ नेशन फाइनेंशियल बफर, but their effectiveness depends on whether they are built through stable current account earnings और volatile capital flow। फिर मैंने सर इसमें पहला पॉइंट डाला मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फॉरेक्स रिजर्व। So in size of reserve alone is not is insufficient. जैसे India has US dollar 650 billion in foreign exchange reserve 2024, but सर उसके बाद मैंने दूसरा डाला स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ रिजर्व। जैसे इसमें दो पॉइंट करंट अकाउंट सरप्लस कंपोनेंट जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। इस वजह से सर्विस सेक्टर से जैसे आई टी अर्न US डॉलर 320 बिलियन एनुअली। तो इसने हेल्प किया था ड्यूरिंग जब 2008 क्राइसिस हुआ था। उस टाइम पे इंडिया का जो CAD था उसको प्रोटेक्ट किया था, मतलब उससे। सेकंड इसमें मैंने रेमिटेंस, इंडिया रिसीव्ड 120 बिलियन डॉलर, द वर्ल्ड हाईएस्ट एग्जांपल। जैसे गल्फ रेमिटेंस सपोर्ट किया था ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे। फिर मैंने वो सर लॉन्ग टर्म FDI वर्सेस वॉलेटाइल FDI। जो FDI क्रिएट सस्टेनेबल अर्निंग एंड बूस्ट रिजर्व। सर जैसे इसमें एग्जांपल एप्पल एंड सैमसंग जो है FDI राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। ये जो FDI होता है एग्जिस्ट क्विकली, तो ये क्या करता है वीकनिंग द रुपीस। जैसे इसमें एग्जांपल डाल दिया था मैंने सर 2013 का जो टेपर डायमंड टर्न हुआ था, उससे क्या हुआ था, इंडिया इंडिया रुपीस डेप्रिशिएट ड्यू टू FDI आउटफ्लो। फिर इसमें सर मैंने डाला कि कैसे स्ट्रेटजी ऑफ रिजर्व मैनेजमेंट मैटर्स कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने सर डाला है डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। जैसे RBI इन्वेस्टमेंट करता है इन US सिक्योरिटी, गोल्ड, मल्टी करेंसी एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क। सेकंड मैंने सर एडुकेट इंपोर्ट कवर। जैसे इंडिया मेंटेन 8 to 10 month इंपोर्ट कवर इंश्योरिंग क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस। थर्ड मैंने सर रिड्यूसिंग एक्सटर्नल डेब्ट प्रोग्राम लाइक PLI, मेक इन इंडिया, लोअर एक्सटर्नल बोरिंग नीड्स। फिर सर मैंने इसमें कंक्लूड कर दिया है कि इंडिया मस्ट इनहेंस एक्सपोर्ट competitiveness, strengthen remittance channel and attract long-term FDI to build quality reserve, ensuring resilience against global financial shock। ठीक है। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट? कोई और सुजीत के अलावा कोई और? भाई कितने लोग बैठे हैं, कोई और? कार्तिकी? तो सर मैंने पहले डेटा से स्टार्ट किया है कि जो हमारा अभी 650 मिलियन है रिजर्व्स, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस, FDI इससे आता है। उसके बाद सर मैंने एक फ्लो डायग्राम क्रिएट किया है अपने आंसर में, जहाँ पे सर मैंने बताया है कि हमारा जो FDI होता है वो किस सोर्सेज आता है। तो सस्टेनेबल होता है सर, वो सेमी सस्टेनेबल भी हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया है। तो सर सस्टेनेबल में मैंने मेंशन किया है कि जैसे गुड एक्सपोर्ट है हमारा, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या होता है, काफी सस्टेनेबल होता है, इससे जॉब क्रिएशन होता है और हमारा मार्केट जो कैपेबिलिटी होता है वो इम्प्रूव होता है। इसी में सर सर्विस सेक्टर है, जैसे IT में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे 340 बिलियन डॉलर ये US डॉलर अभी अब इन्वेस्ट हुआ है। तो इससे हमारे IT सेक्टर को बहुत हेल्पफुल है, और सर हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है इससे। लॉन्ग टर्म FDI में सर हमारा माइक्रोन हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, अमेजोन हो गया। ये हो गया हमारा स्टेबल सोर्सेज। सेमी स्टेबल में सर मैंने रेमिटेंस लिखा है, जो हमारा 120 बिलियन US डॉलर है। NRI डिपॉजिट्स हैं, जो कि सर वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वो पैसे डालते हैं उसमें। और बाद में हमारा सर वोलेटाइल सोर्सेज है, जैसे FPI है जो हॉट मनी है, वो मार्केट से तुरंत निकाल लेता है, वो 10% से कम होता है सर। उसका शॉर्ट टर्म डेप्ट हम लेते हैं, हमें बेसिकली लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना चाहिए, लेकिन सर हम शॉर्ट टर्म डेप्ट लेते हैं, विच इज नॉट राइट। अब सर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वे फॉरवर्ड में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो सर मैंने वर्ल्ड लेवल पे जो अच्छी चीजें चल रही हैं उसका मैंने एग्जांपल कोट किया यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करें, जैसे हमारा स्विट्जरलैंड बाकी सब कंट्रीज है, वो ट्रेड पार्टनर्स को अपने डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि अगर क्राइसिस आए कुछ भी वर्ल्ड लेवल पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़े इंडिया पे।
उसके बाद सर हमारा जो हाईटेक एक्सपोर्ट्स होना चाहिए वो हमें एक्सपैंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें ईवीज में ध्यान देना चाहिए, हमें चिप्स पे ध्यान देना चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स है, ये सब बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और हमने सर फार्मा में ऐसे किया था कोविड-19 के समय वैक्सीन को लेके, उस पे भी हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक और रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाहिए। बाकी सर प्राइमरी सेक्टर में हमारा एफडीआई बहुत कम होता है, हमें उसमें कोशिश करना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग में हम अपने एफडीआई को लेके आए। और सर हमारे जो करेंसी होना चाहिए वो गोल्ड रिच और मल्टी करेंसी पे फोकस करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन डॉलर्स, ताकि हम लोग जो वोलेटिलिटी है उसको हम लोग इंप्रूव कर सके, वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं हो मार्केट। तो सर ये मैंने किया है। और लास्ट में सर मैंने बढ़िया। कंक्लूड कर दिया है कि जो हमारा जितना भी हमारा एफडीआई है वो हमारा मोर रेजिलियंट होना चाहिए। और मतलब मार्केट में जो जॉब्स हैं वो तभी क्रिएट हो पाएंगे जब हमारा एफडीआई जहां से आ रहा है वो सर स्टेबल हो, नॉट वोलेटाइल। बढ़िया। आंसर। तो अभी इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन था वो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इंश्योरिंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय द सपोर्टिंग करेंसी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट सर्विसिंग एंड इंपोर्ट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब इंडिया के पास में 620 to 650 बिलियन इन रिजर्व जो हमारे पास रखा हुआ है, इज द अमंग द टॉप रिजर्व होल्डिंग नेशंस ग्लोबली। सबसे ज्यादा हमारे पास में मतलब हमने रखा हुआ है। Importance of the forex reserves for India macroeconomic stability, जिसमें क्वेश्चन होता है अगेन क्वेश्चन अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, जिसमें लार्ज रिजर्व्स प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज लाइक रशिया यूक्रेन वॉर में, ऑयल प्राइस स्पाइक्स में, यूएस फेड टाइटनिंग। अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी कुछ भी आता है तो वहां पर वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ड्यूरिंग 22-23 ग्लोबल वॉलेटिलिटी, इंडिया यूज्ड रिजर्व्स टू स्टेबलाइज द रूपी एंड प्रिवेंट डिसऑर्डरली depreciation। ठीक है, सपोर्ट्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, आरबीआई इंटरवेंस इन फॉरेक्स मार्केट्स टू मैनेज volatility and not absolute levels. Stability of rupee is essential for import dependent sectors like energy and then electronics. Ensures import security. India reserves cover 10 months of imports like 2024 compared to the 7 months during earlier years. Boost investor confidence यहाँ पर, जिसमें higher reserves lower sovereign risks and attract FDI inflows. Why quantity of reserves alone not enough for India? Because volatile resources such as FPI inflows. FPI contribute to reserves but highly unstable, जिसमें India saw 20 plus billion FPI flows in 2020 due to global tightening. इसमें dependence on external borrowings can be risky. External borrowings मतलब कि भाई जो भी NRE डिपॉजिट होगा, शॉर्ट टर्म डेप्थ इन्फ्लेट रिजर्व्स डेफिनेटली, उसमें शॉर्ट टर्म डेप्थ 20% होगा टोटल एक्सटर्नल डेप्थ, क्योंकि these liabilities increase rollover risk during global stress. फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड एंड ऑयल इंपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंस, जिसमें 85% हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मेकिंग कैड वोलेटाइल। It reserves rise despite high CAD. It may indicate dependence on volatile capital flows rather than strong exports, जिसमें CAD variant 2% of the GDP in 2022-23, इसमें ड्राइवन बाय द ओल्ड एंड गोल्ड, मेनली तो हमारा यही होता है। देन इसके बाद अनसस्टेनेबल बिल्डअप थ्रू स्टेबलाइज्ड इंटरवेंशन, जिसमें आरबीआई बायज डॉलर्स टू प्रिवेंट रूपी एप्रिसिएशन एंड इंजेक्टिंग लिक्विडिटी। स्टेबलाइजेशन थ्रू एमएसएस बॉन्ड्स इंक्रीजेस फिजिकल कॉस्ट। इसके बाद एक्सेस लिक्विडिटी आल्सो फ्यूल्स इन्फ्लेशन। देन रिजर्व्स बिल्ट ऑन द हॉट मनी वर्सेस प्रोडक्टिव इनफ्लोज, जिसमें हॉट मनी फ्लोज एफबीआई एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट, जिसमें इजीली रिवर्सिबल इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी। एक स्टेबल फ्लोज होता है, एक हॉट मनी होता है। इसमें स्टेबल फ्लोज में एफडीआई, रेमिटेंसेस, सर्विस एक्सपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म लाइक बिल्ड लॉन्ग टर्म रिसर्विस, जिसमें 125 मिलियन का रेमिटेंसेस वर्ल्ड हाईएस्ट हमारे पास में, सर्विस एक्सपोर्ट्स 322 बिलियन, एफडीआई इनफ्लोज 71 बिलियन। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर आई थिंक 84 हो गया अभी, 84 बिलियन। क्वालिटी सोर्सेज ऑफ फॉरेक्स दैट एनहांस स्टेबिलिटी, इसमें स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जिसमें एक्चुअली सर्विस सेक्टर स्पेशली आईटी, फिनटेक, या फिर हमारे पास में ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स हैं, उनके बारे में सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सीड 150 बिलियन इन 2023-24। रोबस्ट रेमिटेंस इनफ्लोज की बात करेंगे, रेमिटेंस आर स्टेबल इवन ड्यूरिंग क्राइसिस, इसमें लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट ग्लोबली। स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म एफडीआई की बात कर रहे हैं, एफडीआई बिल्ड्स कैपेसिटी एंड जनरेट्स रिकरिंग फॉरेक्स, जिसमें एप्पल सप्लायर्स की बात करें, बायलैटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स, जापान, यूए, शार्क नेशंस टू मैनेज लिक्विडिटी शॉक्स, reduce dependence on volatile capital inflows.
There are some policy measures strengthening the quality of reserves, diversification of export base. This will PLA scheme boost high value exports like electronics, pharma, and EV batteries. Mobile exports grows 115 billion in 23-24. Promotion of inflation of rupees INR for bilateral trade settlement like Russia, UA, and Sri Lanka. अभी आप न्यूज में काफी सुन भी रहे होंगे इसके बारे में तो deepening domestic financial markets, encouraging long-term institutional investors, reducing reliance on FPI, strengthening energy security. इसके बाद एक कंक्लूजन किया कि भाई इंडिया माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिसेट्स rests not merely on the size of forex reserves but on the sustainability, reliability, and composition of these reserves. Strengthening stable sources like FDI, service exports, and remittances while reducing dependence on volatile inflows will make India more resilient. तो इस टाइप का कुछ एक कंक्लूड कर सकते हैं. एक आई थिंक ट्रैकर का कॉपी था इसमें. उन्होंने मेंशन किया विद मोर देन 500 बिलियन यूएसडी फॉरेक्स रिजर्व्स. जैसे हमने 620 650 पढ़ा था यहाँ पर अभी. On the average, India has maintained a comfortable reserves position to the past few years. अब माइक्रो स्टेबिलिटी क्या था यहाँ पर? Foreign exchange reserves include foreign currency special like drawing rights at IMF held by the RBI. Forex reserves help fulfill obligations like import payments, repayment of the forex dominated sources of forex, foreign portfolio investors का इसमें mention किया है. Then the Eastern Asian crisis की बात की है इसमें. फिर यहाँ पर from export payments, this is the healthy source of forex as long global markets have robust demand. बट इन्होंने यहाँ पर कोई भी एग्जाम मतलब इतना कोई डाटा वाटा मेंशन नहीं किया. बट वी विल ट्राई टू ऐड ऑन डाटा क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. डाटा आपको याद रखना पड़ेगा इन टॉपिक्स पे. ठीक है. देन फिर while India forex largely comes from FPI and remittances, it is important to ensure growth in exports, additional furthering rupee dominant trade, rupee ruble trade. India can safeguard itself against forex fluctuations. एक ये पॉइंट उन्होंने बनाया था क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा यहाँ पर. ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप उसमें कुछ भी बना के लिख दोगे. आपके उसमें पॉइंट्स होंगे तो मगअप किए हुए तो आप इसको इजीली लिख सकते हो आंसर को फिर. ठीक है. सो भी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन अपना फॉरेन ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी. In this context, analyze the potential of the recently released Foreign Trade Policy (FTP) 2023 revamping India's participation in global trade. इसको अटेम्प्ट करेंगे अभी.
कंप्लीट हुआ क्या? इसने किया क्या वाला क्वेश्चन? सर हाँ बताओ सुजीत। पहले सर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एफटीपी 2023 इंट्रोड्यूस विद टारगेट टू अचीव एक्सपोर्ट ऑफ $2 ट्रिलियन by 2030 एंड मेकिंग रूपी a ग्लोबल करेंसी। थोड़ा सा एफटीपी 2023 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे सर। इट इज बेस्ड ऑन 4 पिलर ऑफ इंसेंटिव टू रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ease of doing business through decreasing in transaction cost, and focus on emerging areas like e-commerce, developing district as export hub. जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का सर, पोटेंशियल ऑफ एफटीपी 2023 फर्स्ट हो सकता है सर इंक्रीजिंग शेयर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट करेंटली ओनली 3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, टारगेट टू अचीव डबल डिजिट, boost to manufacturing and value added good export along with schemes like PLI. एग्जाम्पल दे सकते हैं इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल। थर्ड पॉइंट, बिल्ड न्यू टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, एग्जाम्पल फरीदाबाद, बनारसी, मुरादाबाद। फोर्थ, build skill power to achieve 5 trillion economy.
एग्जाम्पल थ्रू इनिशिएटिव लाइक ईच वन टीच वन, तो इसका एक पार्ट है सर इस पॉलिसी का। एंड फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड डेस्टिनेशन, एग्जाम्पल लुकिंग बियॉन्ड यूएसए एंड यूरोप। फिर इसका वे फॉरवर्ड सर दे सकते हैं कि along with FTP, structural reform for export friendly, decreasing logistic cost, at present 14% of GDP, skilled manpower, at present only 4.5% in formally trained manpower। इसमें सर एक बेस्ट प्रैक्टिस लिख सकते हैं जर्मनी का। जर्मनी का डबल एजुकेशन जो सिस्टम है, वोकेशनल प्लस एजुकेशन। ठीक है सर ठीक है, कोई किसी और बचे? हाँ शुभी। गुड मॉर्निंग सर। सर हम्म, इसमें मतलब सब बेसिक ऐसे जितना आ रहा था उसके हिसाब से लिखा है। विथ हम्म, एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग 22.6% of GDP as per economic survey, FTP 2023 seeks to modernize India's trade ecosystem and strengthen its presence in global market ecosystem. Then, sir, I have mentioned the first heading, why foreign trade is central to India's 5 trillion economy target. First point, exports create large-scale jobs, labor-intensive sectors employ 1 in 5 manufacturing workers. Then, sir, second point is exports as growth multiplier, export expansion beyond traditional sectors to sustain GDP growth. Then, sir, third likha diversification of growth drivers, strong foreign trade reserves. v- uh, sorry, sir. Strong foreign trade reduces vulnerability to internal shocks. Then, sir, fourth is integration in global value chains. Uh, Exports can help India can help India to move from assembly-based participation to higher value links. Example, integration into semiconductor and electronic supply chains. Then the fifth is boost to services exports, trade policy unlocking e-commerce, fintech, and tech consulting. Then, sir, I have written the second heading, how FTP 2023 can revamp India's global trade participation. First point is full digitization of export process, reducing compliance cost. इसमें सर एग्जांपल ये लिखा है कि अप्रूवल जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है डिजिटाइज्ड होने की वजह से। सेकंड पॉइंट लिखा है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब, इंडिकेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एग्जाम्पल वाराणसी फॉर हैंडलूम्स। देन सर थर्ड लिखा है मेजर पुश टू क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, सिंप्लीफाइड रिटर्न पॉलिसी एंड क्रिएशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हब्स। एग्जाम्पल Amazon। देन सर फोर्थ पॉइंट लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी टू टैकल ग्लोबल शॉक्स। इसमें सर एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा था मुझे। ठीक है ठीक है, एक बार थोड़ा देखते हैं इसको क्या है इसमें। सो बेसिकली क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग फॉरेन ट्रेड की ड्राइवर जो है इंडिया एम्बिशन टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अनेबलिंग इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, जॉब क्रिएशन, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। फिर आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 विद इट्स ओपन एंडेड वैलिडिटी एंड फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन एंड सेक्टरल एक्सपेंशन seeks to push India's export 2 trillion by the 2030। ठीक है, the policy marks a paradigm shift from the incentives of facilitation aligning India's trade governance with global norms। ठीक है, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा इसका। There are the key features of FTP 2023 and their transformative potential, shift from incentive based to duty remission based regime। तो WTO का एक complex FTP moves to road TDP and road SCTL, ensuring refund of all taxes borne by exporters. Then uniformity across sectors, ensuring level playing field for textiles, leather, engineering, and agriculture. Then predictability for exporters, reduces policy uncertainty and increases long-term investments. This may directly benefit engineering and marine product exporters facing with logistic cost. Complete digitalization and ease of doing business. Automatic approvals 24/7, automated system of advance authorization, EPCG and expert house status, real-time monitoring and single window interface like DGFT, customs, GST इनका एक single window interface है वहाँ पर। Then boost to emerging sectors, new export opportunities, towns of export excellence expanded,
Faridabad, April, Moradabad, Handicrafts, Varanasi, Handloom, and Mirzapur, Carpets. Services exports focus. Services exports hit 322 billion in 2022-23, surpassing exports in growth rate. Merchandise export in growth rate. Green and high tech export support promotes EV, solar modules, green hydrogen supply chains. ठीक है, इसमें सोलर इन्वर्टर्स एंड ईवी कंपोनेंट्स की बात की है. सपोर्ट फॉर द ई कॉमर्स एंड डिजिटल एक्सपोर्ट्स. Enhanced export limit per consignment raised from the 5 lakh to 10 lakh. E-commerce export hubs focus on warehousing, packaging, returns management, global logistic partners. Boost to small sellers, इसमें Amazon, Flipkart और ONDC और इनके बारे में बात किया. 200 बिलियन by 2030. फिर empowering MSME and manufacturing, जहां पर रिड्यूस फीस की बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की इन्होंने. फिर सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, डेयरी सेक्टर रिलीफ, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंडीशंस फॉर डेयरी मशीनरी, एनहांसेस वैल्यूएशन. डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट हब्स की बात की, फोकस ऑन ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. फिर लद्दाख के अंदर ये पश्मीना एक वो होता है जो प्रोडक्ट इनका, पाइनएप्पल, त्रिपुरा एंड केरला. फिर लॉजिस्टिक फैसिलिटेशन में पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेंशन कर दिया. There are some certain challenges. Global economic slowdown, जिसमें EU, UK and US demand remains weak. Geopolitical tension affect credit flows. High logistic cost, then low GVC integration, फिर slow progress on FTA, जिसमें negotiation with the तीनों के साथ में Canada need to accelerate market access. Then there are some way forward, strengthen trade facilitation through AI-driven customer clearance, accelerate FTAs for tariff reduction and GVC integration, promote green export clusters for renewable energy equipment, expand e-commerce specific logistic corridors, integrate MSME more strongly with export financing and technology upgradation. Then for the conclusion, foundation for a more diversified, technology enabled and globally competitive export ecosystem, strengthening MSME, promoting digital trade and improving ease of doing business. ठीक है, इस टाइप का इंडिया कैन स्टडीली ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेजर एक्सपोर्ट ड्राइवन इकोनॉमिक पावर. अब कुछ अच्छे इंट्रोडक्शन जो लिख रखे हैं. इंडियन एक्सपोर्ट्स इन 2020 70-50 बिलियन. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मेंशन किया है, देखो सोर्स सब मेंशन करते हैं, आप लोगों को करना है. To further increase, it is a $2 trillion foreign trade policy. 2023 was unveiled. Foreign trade policy को दिखा है. No dedicated end timeline. WTO complaint on by the DPIT, Ministry of Commerce, includes both trade and goods services. Where India's foreign trade consists of 18% of total GDP. With recent foreign trade policy 2023, India aims to achieve $3 trillion USD of exports 2030. ठीक है, which will be significant to the GDP. अभी ये हमने जो भी पढ़ा है उसमें मोस्ट स्टूडेंट में कितना पढ़ा है? 5 पढ़ा है, आई थिंक 2 ट्रिलियन सर, 2 ट्रिलियन. हाँ 2 ट्रिलियन. ये तो हमने नहीं, वो तो उसके लिए था ना, एक्सपोर्ट्स वो तो हो चुका. हमने अपना टारगेट 5 ट्रिलियन रखा है ना, एम्बिशन. हाँ सर, 5 ट्रिलियन सर बाय 2035. तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा वो है मतलब एम है वो 5 ट्रिलियन का है यहाँ पर. ठीक है, सो ये इसके सर बाद ये में एफटीपी का टारगेट लिखा हुआ सर 3 ट्रिलियन, गलत लिखा था. हाँ इसमें 2 आया. 2 का इन्होंने मेंशन कर रखा है. 2 का इन्होंने आई थिंक ऊपर वाले बच्चे ने मेंशन कर रखा था ना, ये $2 ट्रिलियन का, क्योंकि ये इंक्रीज $2 ट्रिलियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो वो इन्होंने मेंशन कर दिया. लेकिन एम जो हमारा वो 5 ट्रिलियन करेगा. The contribution of exports to the Indian GDP is currently less than 5%. It is essential to raise become the 5 trillion economy. अब ये लिखा है ना जैसे. Then इन्होंने achieving 2 trillion by buying exports till 2030. अब हमारा तो मतलब 5 ट्रिलियन का हम लोग अचीव करेंगे, वो भी उसके अंदर. ठीक है, तो फिर इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं. एफटीपी 203 के इंसेंटिव टू रीएमिशन. ठीक है, अब वही पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं. डब्ल्यूटीओ कंप्लेंट का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, प्रमोट सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022. देन फिर कुछ ईज ऑफ कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली 570 बिलियन ग्लोबल मार्केट का मेंशन किया है. कॉमेट पॉलिसी का एक मेंशन किया डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए. प्रमोट्स स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस ऑफ द सिनर्जी, पीएम गति शक्ति का, भारतमाला सागरमाला का मेंशन किया है. ये कल पढ़े थे आप लोगों ने, जो मैंने वो पीडीएफ भेजा था कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें 2 पेज का पीडीएफ दिया था मैंने. भारतमाला सागरमाला एविएशन पढ़ा है आप लोगों ने किसी ने? Yes, sir. ठीक है, फिर ओपन एंडेड पॉलिसी विद नो क्लियर टाइमलाइंस, नो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन द मॉनिटरिंग टीम एक्सक्लूडेड. फिर नो फाइनेंशियल डेरिवेटिव टूल्स गाइडलाइंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, रिड्यूस इंसेंटिव ऑफ एमएसएमई.
कुछ अच्छे पॉइंट है ये भी एक्सपोर्ट वाले, इंटीग्रेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला एक्सपोर्ट का, स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क्स का, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, कैपिटल गुड्स का, हायर अर्निंग्स, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, focus on free trade agreement to boost exports, challenges का limited value addition, focus, need of diversification of exports, destinations, South America, African markets, need to promote MSME, 40% of exports। ठीक है, ये सब चीजें पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप यूज करो, एक बार रीड करना है इसको सारे को, ये काफी काफी बड़ा ये आंसर लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करेंगे। और अभी जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये आप होमवर्क करना, क्योंकि मेरे को आज ऑफिस थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, अभी फोन आ गया मेरा सर का, तो मुझे थोड़ा ऑफिस जल्दी निकलना पड़ेगा आज। इसीलिए अभी 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा आज, एक क्वेश्चन आप घर से करना है होमवर्क के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप घर से करना, बाकी कल मिसलेनियस क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चंस मैं कल एथिक्स के भी लेके आऊंगा और इसके इकोनॉमिक्स के भी लेके आऊंगा। सो मिक्स मैच क्वेश्चंस करेंगे कल दोनों सब्जेक्ट्स के ही। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। और कल मोस्ट प्रोबेबली सेशन में मॉर्निंग में नहीं रखूंगा, कल सेशन में या तो इवनिंग में या फिर वही 2:30-3 बजे के करीब में रखूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।